अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, चश्मे आकाश में खुशामदीद। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नासिर रशीद साहब। डॉक्टर साहब हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं और हेयर क्लब में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आपका टाइम ज़ाया किए बगैर नाजरीन मैं डायरेक्ट डॉक्टर साहब से बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे मजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट की शुरुआत कैसे हुई, कब ख्याल आया कि हेयर ट्रांसप्लांट किए जाएं? देखें, हेयर ट्रांसप्लांट की शुरुआत अगर हम हिस्ट्री लें तो दुनिया में तो 1952 में पहली दफ़ा एक अमेरिकन डर्मेटोलॉजिस्ट ने स्टार्ट किया और पाकिस्तान में हमने पायनियर किया इसको 1997 में। 1997 में आपने शुरू किया? जी ठीक। उस वक्त पाकिस्तान का पहला हेयर क्लिनिक या हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जो है आप कहें कि वो हेयर क्लब था। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने पाकिस्तान से शुरू किया तो आपने ये स्टडी कहाँ से की थी? मैं बेसिकली तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस का ग्रेजुएट हूँ। मैंने 94 में एमबीबीएस किया था जी। तो उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट बालों की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर अमेरिकन और सिंगापुर में 2-3 ऐसे क्लिनिक्स आइडेंटिफाई किए जो बहुत रिन्यूड थे, उनके साथ फिर कोलैबोरेट किया। अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ना सबसे पहले मैं सवाल थोड़ा ऑर्डर चेंज करूँगा क्योंकि आपने पाकिस्तान में 1997 से ये बालों लगाने का आगाज़ किया था, तो आपके पास कौन कौन सी सेलिब्रिटीज़ आई हैं और जिनको आपने कामयाब हेयर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं? बहुत सेलिब्रिटीज़, क्योंकि आपको पता है कि जो शोबिज़ है उसमें मेल्स में बाल और बॉडी दो ही चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसा है। दोनों में से एक चीज़ कम हो जाए तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बिल्कुल तो ऐसा है। उसमें सबसे पहले हमने जो सेलिब्रिटीज में किया था नुमान एजाज का 2003 में किया था। अच्छा माशाल्लाह। 2003 में नुमान एजाज का किया था और अब वो नुमान तकरीबन 3 दफ़ा हेयर ट्रांसप्लांट करा चुका है। 3 दफ़ा करवा चुके हैं? 2003 में कराया, 2011 में करवाया और फिर 2018 में करवाया। अच्छा। क्योंकि विद टाइम आपके अपने बाल गिरते रहते हैं। जी, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि 3 दफ़ा हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत क्यों? क्योंकि जो हेयर ट्रांसप्लांट वाले बाल होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो इधर से आते हैं। जी। लेकिन आपने लेट से आज हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो आपके अपने बाल जो हैं जो ट्रांसप्लांट नहीं हुए वो हर साल थोड़ा एरिया वो गिरते बढ़ेगा, तो आपको फिर टचअप कराना पड़ता है। तो नुमान इजाज साहब के अलावा कौन कौन से ऐसे? नबील जफर बुलबुले बिल्कुल ठीक का है। नबील जफर, सिंगर अली जफर। अच्छा। और उसके अलावा क्रिकेटर्स में बहुत किया हुआ है, वहाब रियाज, वसीम अकरम, वकार यूनस। अच्छा। हफीज का किया हुआ है। ग्रांट फ्लावर जो बैटिंग कोच था, जी जी बिल्कुल, जिम्बाब्वे से आया था। अच्छा, उन्होंने भी आपसे ही उन्होंने दोनों ने भी 2 दफा कराया हुआ है। यानी कि आप खुद एक सेलिब्रिटी हैं पाकिस्तान की। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी वजूहात क्या बनती हैं, बाल क्यों गिरते हैं? देखिए, बाल गिरने की जो रीजन है ना, मेल में फर्क है और फीमेल में फर्क है। जी। मेल में 90% आपका जिसको कहते हैं उसको जेनेटिक बॉल्डनेस कहते हैं। ठीक है। जेनेटिक बॉल्डनेस कह लें या मेल पैटर्न बॉल्डनेस, और इसका जो कॉज है वो आपकी फैमिली है। अगर आपके दादा नाना में, मामू ताया चचा में कोई भी बॉल्ड या गंजा था तो आप बहुत हाई रिस्क हैं। ठीक है कि वो जीन आप में आ जाएगी, और अगर आप में जीन आ गई तो फिर बहुत चांसेस हैं कि आप अपने 18 से 20 साल की उम्र में जब शेव आनी शुरू होती है और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू होता है तो वो उस वक्त वो जीन एक्टिव हो जाती है। ठीक है। तो वो जीन एक्टिव होगी तो आपके बाल, मेल पैटर्न बॉल्डनेस इसलिए कहते हैं कि आपने देखा होगा कि जो मर्दों में गंजापन है ज्यादातर 99%, बिल्कुल ऐसे, वो एक पैटर्न में हेयर लॉस होता है, सिर्फ फ्रंट टॉप और साइड और बैक नहीं गिरते, साइड और बैक, तो इसको कहते हैं मेल पैटर्न। ठीक है। और फीमेल्स में बहुत कॉजेज हैं और वो ट्रीट भी हो सकते हैं और उसमें जेनेटिक्स का रोल बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन फीमेल को ज्यादातर हमने गंजा नहीं देखा जिस तरह मर्द गंजे हो, वो इसलिए कि जेनेटिक्स नहीं है ना वहाँ। ठीक है। अगर फीमेल्स में मेल पैटर्न हेयर लॉस की जीन चली भी जाएगी तो वो नहीं एक्टिव होगी। बिल्कुल सही है। तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी बहुत बड़ा कॉज है पाकिस्तान में। ठीक है। यंग बच्चियां, मिडिल एज, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, सबसे कॉमन कॉज जो है वो आयरन डेफिशिएंट है और पता भी नहीं चलता, कोई टेस्टिंग भी नहीं कराता। इवन जो उनके फैमिली फिजिशियंस हैं या उनके गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो भी मिस कर जाते हैं कि वो बेसिक आयरन का टेस्ट ही चेक कर लें। ठीक है। तो वो अगर ट्रीट हो जाए तो वो ये बाल रिकवर हो जाते हैं सिंपल आयरन खाने से, लगाने से। सिंपल आयरन से भी रिकवर हो सकते हैं। फीमेल्स में आ जाते हैं वापस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि ज़हनी दबाव या नींद कम होती है तो उससे भी बाल गिरते हैं, ये कहाँ तक सच्चाई है? जी बिल्कुल। जिस तरह मेल पैटर्न बॉल्डनेस है ना, तो उसमें मेन तो हो गया कि जेनेटिक है और हार्मोन है और जीन इन्वॉल्व है, लेकिन
जो बाकी फैक्टर्स हैं कि आपकी स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, आपकी नींद पूरी नहीं है, आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो क्या करेगी कि वो प्री मेच्योर हेयर लॉस कर देगी। यानी कि अगर आपने बॉल्ड होना है खानदान की वजह से, जी आपने 40 साल में होना था, 50 साल में होना था, ठीक है, तो आप 20 साल में हो जाएंगे। 20 साल में वो शुरू हो सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस जो है वो सारी प्री मेच्योर एजिंग कहते हैं हम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, खुराक में कौन से ऐसे विटामिन हैं या मिनरल्स हैं जिसकी वजह से बाल कमजोर हो जाते हैं? जी, बहुत सारी चीजें हैं। जो हेयर फॉलिकल है उसको जो मेन चीज चाहिए होती है, प्रोटीन चाहिए होती है, विटामिन डी चाहिए होती है, विटामिन B12, आयरन, जिंक, उसके अलावा आपका कॉपर। सही है। बहुत ही छोटा सा ऑर्गन है, मतलब अगर आप फेफड़ा देखें और किडनी देखें और लिवर को देखें उसके मुकाबले में इतना सा होता है फॉलिकल। बिल्कुल। एक जड़ जब निकालते हैं तो इतनी होती है, सिर्फ 2 मिलीमीटर लंबी और 1 मिलीमीटर वाइड। ठीक है। तो लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस छोटी सी चीज ने, उस छोटे से ऑर्गन ने इतना लंबा बाल बनाना है, 3 फुट लंबा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसको न्यूट्रिशन बहुत चाहिए। सही है। उसको प्रोटीन चाहिए, उसको हार्मोन्स का बैलेंस चाहिए, उसको मिनरल्स चाहिए, उसको विटामिन्स चाहिए, हर्ब्स चाहिए, हर चीज चाहिए। सही है। और डॉक्टर साहब, जिनमें खुश्की हो जाती है या सर में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उनके भी अक्सर देखा कि बाल गिर रहे होते हैं, तो उनके लिए कौन सी ऐसी आप तजावीज़ देंगे कि उनकी खुश्की खत्म हो जाए या इस तरह की प्रॉब्लम से खुश्की होने की 2 वजूहत हैं। एक तो है फंगल इन्फेक्शन, वो भी डैंड्रफ करता है, और फंगल इन्फेक्शन का सिंपल ट्रीटमेंट होता है, एंटी फंगल ट्रीटमेंट है, कीटाकोनाजोल, ये एक शैम्पू आता है, वो आप लगाएं हफ्ते में 2 दफा, तो 2 महीने में आपका ठीक हो जाता है अगर एंटी फंगल है। लेकिन बहुत सारे और रीजन हैं कि आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जिंक कम है बॉडी में, या आपकी स्कैल्प की हाइजीन अच्छी नहीं है। सही है। तो वो फिर डिफरेंट टाइप्स का, जिसको ड्राई डैंड्रफ, वेट डैंड्रफ, सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं जी। तो उनके फिर अपने इलाज हैं, वो आप किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को या हेयर स्पेशलिस्ट को चेक कराना जरूरी हो जाता है फिर उसके लिए जरूरी होगा। और डॉक्टर साहब, ये भी सुना कि अगर आप रोज रोज शैम्पू से नहा रहे होते हैं तो उससे भी बाल गिरते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? हालांकि उससे खुश्की तो खत्म हो जाती है। बिल्कुल, इसमें शैम्पू का रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप डेली शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो शैम्पू केमिकल फ्री होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अब ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि जो कमर्शियल शैम्पूज हैं जो सदियों से हमारे चले आ रहे हैं, उनके अंदर एक केमिकल या 2-3 केमिकल होते हैं। पहले तो सिलिकॉन होता है, ट्राइकोल्सन होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट जिसको SLS कहते हैं, वो होता है। ये वो चीजें, SLS वो चीज है जो झाग बनाती है, ये टूथपेस्ट में भी होता है, ये कपड़े धोने वाली साबुन में भी होता है, ये हर चीज में होता है, सर्फ में भी होता है, तो ये झाग बनाती है, बट ये फॉलिकल के लिए पॉइजन है जी। तो अब दुनिया में जो अच्छे शैम्पूज हैं वो लिखते हैं बड़ा बड़ा करके SLS फ्री, यानी कि सोडियम लॉरेल सल्फेट फ्री। बिल्कुल सही। तो वो शैम्पू झाग कम बनाएगा, लेकिन वो बालों के लिए हेल्दी होगा। तो आपको शैम्पू ऐसा करना चाहिए कि जिसके अंदर केमिकल ना हो। बिल्कुल ठीक है। जैसे बेबी शैम्पू, बेबी शैम्पू बेहतर है, लेकिन अब तो पाकिस्तान में भी लोकल बहुत ब्रांड्स हैं जो बनाते ही ऑर्गेनिक शैम्पू हैं। बिल्कुल ठीक है। उनमें जो है कोई केमिकल नहीं होता, और जिस तरह हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, सबसे बेस्ट शैम्पू जो है वो आप घर में बना सकते हैं। यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आंवला, रीठा, शिकाकाई और ये डालें, उबालें उसको, बना के और फ्रिज में रखना पड़ता है वो शैम्पू। अच्छा, सबसे बेस्ट वो है। अच्छा, वो फ्रिज में रखना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि अगर उसको बाहर रखेंगे बाहर खराब जल्दी हो जाएगा, शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। सही है। अरे डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल ये भी आता है कि अक्सर हम गर्म पानी से जब नहाते हैं या टॉवल को जरा रगड़ के यूज करते हैं तो उससे भी सुना जाता है कि बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप सर्दियों में भी गर्म पानी से नहाएं, लेकिन सर के ऊपर जब पानी डालना है तो आपने वो ल्यूक वार्म वाटर डालना है, आपने हॉट वाटर कभी नहीं डालना। और अगर शावर आपका बहुत हैंड शावर है तो लोग बिल्कुल पास ले आते हैं जी। तो वो दूर होना चाहिए, यानी कि पानी का टेम्परेचर जब आपके सर तक पहुंचे तो वो कम हो जाए। हाँ। तो इसी तरह हेयर ड्रायर बिल्कुल कोल्ड पे करना चाहिए, हॉट पे नहीं करना चाहिए। और अगर हॉट पे कर रहे हैं फिर 1.5-2 फुट दूर से करें, पास लाके ना करें। जैसे वो लोग जेल्स भी लगाते हैं और उसके बाद वो कलर्स भी कर रहे होते हैं। हाँ, जेल का ये है कि जेल का नुकसान नहीं है अगर आप सही तरह से लगा रहे हैं कि नीचे जिल्द पे ना लगे, बालों के ऊपर लगे, कोई मसला नहीं। ठीक है। और कलर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? कलर्स भी अब जो सबसे मेन चीज है, ऑर्गेनिक कलर्स आ गए हुए हैं, और लोगों को पता है कि जो पुराने कलर्स थे उनमें अमोनिया होता था। सही है। तो अमोनिया बहुत हार्मफुल है हेयर रूट के लिए। ठीक है। तो अमोनिया फ्री डाई होनी चाहिए, और अब तो ऑर्गेनिक डाइज मिल जाती हैं बड़े आराम से पाकिस्तान में भी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ जो ऑयल्स होते हैं, तो आप कुछ बता सकते हैं कि कौन से ऑयल्स बालों के लिए अच्छे होते हैं? देखें,
जैसे मैंने पहले बताया कि फीमेल मेल में फर्क रीजन है बाल गिरने का। मेल्स के अंदर जो चीज है वो हार्मोन और जीन है, तो ऑयल का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना फायदा जरूर होगा कि जो बाल हैं वो उनकी हेल्थ जब तक वो हैं वो अच्छे रहें, नरम रहें, मुलायम रहें, मोटे रहें, चमकदार रहें, लेकिन वो उस प्रोसेस को, जेनेटिक प्रोसेस को नहीं रोकेगा। बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन फीमेल्स में डेफिनेटली, क्योंकि उनके बाल लंबे होते हैं, उनको न्यूट्रिशन चाहिए होती है फीमेल्स में ज्यादा। सही है। तो जिस तरह कोकोनट ऑयल है, आंवला ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सेसमे ऑयल है, तिल का तेल है, ठीक है, ऑलिव ऑयल है, तो ऑयल हमेशा चेंज करके यूज करना चाहिए। एक दफा एक बॉटल आपने ले ली, खत्म हो गई, क्योंकि हर ऑयल के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है। तो आप एक ही ऑयल ना इस्तेमाल करें हमेशा। अगर 12 महीने हैं तो कम से कम 12 डिफरेंट किस्म के चीजों के तेल, बादाम का तेल कर लिया, आंवले का कर लिया एक महीना नारियल का कर लिया, एक महीना जैतून का कर लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, जब तेल से बात कर रहे हैं तो अक्सर आपने भी एड्स देखे होंगे, हमने बहुत देखे हैं कि गंजपन दूर हो जाती है, ये ऑयल यूज कर ले, ये कर लें, और उनका मकसद पैसे कमाना होता है, या वाकई उसमें कुछ ऐसा होता है? क्योंकि आप हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो आपने इस पर भी रिसर्च तो की होगी या देखा होगा उसको। देखिए, जैसा मैंने बताया कि अगर जेनेटिक फैक्टर नहीं है, आपके दादा नाना की फैमिली में, मामू ताया चचा में बॉल्डनेस नहीं है, और फिर भी आपके बाल गिर रहे हैं जी, तो फिर तो कॉज डायग्नोज होना चाहिए पहले, कोई कुछ भी करने से पहले। एक बीमारी है, और बीमारी जब तक ये ना पता चले कि वो बीमारी किस वजह से है तो आप इलाज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। ठीक है। तो डायग्नोसिस में बेसिक ब्लड टेस्ट जरूर कराने चाहिए जब बाल गिरने, किसी के एक टाइम से ज्यादा बाल गिर रहे हो, 1 महीना 2 महीना 3 महीने हो गए बाल गिरे जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको, आपकी ऑडियंस को हम फ्री में बता देते हैं कि सीरम फेरेटिन करवाएं। सीरम फेरेटिन ये आयरन को चेक करेगा, आयरन का टेस्ट नहीं कराना, सीरम फेरेटिन करवाना है। सीरम फेरेटिन, TSH करवाना है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। विटामिन D3 का लेवल कराना है, विटामिन B12 का लेवल कराना है, फ्री टेस्टोस्टेरोन का लेवल कराना है, सीरम जिंक चेक करना है, फास्टिंग इंसुलिन चेक करनी है। ठीक है। ये बेसिक टेस्ट हैं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। 5,000 रुपए बचाएं। अगर आपके बाल 1, 2, 3 महीने से ज्यादा बहुत गिरे जा रहे हैं और रुक नहीं रहे, तो तीसरे या चौथे महीने में आपको ये टेस्ट करवा लेने चाहिए। ठीक है। और फिर ये रिपोर्ट आप खुद भी चेक कर सकते हैं जी, इसके लिए भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, वो तरीका विटामिन डी का लेवल 70 से 80 के बीच में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फेरेटिन का लेवल 90 से 150 के बीच में होना चाहिए, 90 से कम नहीं होना चाहिए। सही है। विटामिन B12 का लेवल 600 से 800 के बीच में होना चाहिए। सही। जिंक का लेवल 100 से 125 के बीच में होना चाहिए। कॉपर आपका इसी तरह अपर रेंज पे होना चाहिए। तो अब आप खुद डॉक्टर हैं बालों के, सब आपकी जितने देखने वाले हैं वो खुद टेस्ट करवाएं, खुद चेक करें। उसके बाद भी बाल गिरते हैं, अगर वो कम है लेवल, तो जो चीज कम है वो उसका सप्लीमेंट बाजार जाएं, यहाँ पे तो प्रिस्क्रिप्शन चाहिए ही नहीं। सही है, बिल्कुल। आप जाके टेस्ट के मुताबिक जिंक लेना है, कॉपर लेना है, विटामिन B12 लेनी है, डी। यहाँ पे हम एक चीज बता दें कि आजकल हमारी बॉडी की डिमांड्स हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, नींद की कमी की वजह से, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन की वजह से, अनहेल्दी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, और जो हमारी डाइट है वो भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है। तो आपको हर हालत में, हर बंदे को सप्लीमेंटेशन चाहिए। विटामिन, मिनरल, हर्बल सप्लीमेंट्स खाने के साथ चाहिए। और कुछ बेसिक हैं जो हर बंदे को पूरी जिंदगी खाने चाहिए। एक विटामिन D3 खानी चाहिए। ये लेवल कभी भी पूरा नहीं हो सकता अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जिन लोगों का स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, जो लोग रात को सोते कम हैं या लेट सोते हैं, नींद पूरी करते हैं लेकिन लेट सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, उनको विटामिन B12 या विटामिन B कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए, क्योंकि इसको विटामिन B कॉम्प्लेक्स को आप स्ट्रेस विटामिन कहते हैं। सही है। और जब बॉडी स्ट्रेस में होती है तो ये विटामिन एकदम कम हो जाती हैं। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आप खुराक क्या बताएंगे? कौन सी ऐसी खुराक हमें होनी चाहिए खाने में जिससे बालों और जल्द की सेहत के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट बैलेंस डाइट है कि प्रोटीन चाहिए, अमीनो एसिड्स चाहिए आपके स्किन और बालों को, और सीजनल वेजिटेबल्स एंड सीजनल फ्रूट्स का इनटेक डेली होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है। जो भी मौसमी फल और मौसमी सब्जी है, कोल्ड स्टोरेज की नहीं। ठीक है। मौसमी खाएंगे उससे बाल, उससे आपका बैलेंस्ड रहेगा। लेकिन फिर भी सप्लीमेंटेशन चाहिए, क्योंकि अब हमारा सॉइल जो है वो भी डेफिशिएंट है। तो जो ऑर्गेनिक सब्जी भी आ रही है उसमें भी वो ग़िज़ाइयत नहीं है जो पहले होती थी आज से 50 साल पहले। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको सप्लीमेंट भी चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की है तमाम कुदरती तरीकों से कि कुदरत ने जो आपके लिए दिया है दुनिया में उसी को इस्तेमाल करें और बालों को बचा लें। अब जिनके बाल नहीं बच रहे, जैसे कि PRP की जाती है, PRP थेरेपी है क्या चीज, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक मेडिसिन में अब एक नई फील्ड आ गई है, साइंस में और मेडिकल फील्ड में, डॉक्टरी में, जिसको कहते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन।
सही है। जिस तरह आई, ENT, गायनी, सर्जरी, मेडिसिन फील्ड से अब एक डिपार्टमेंट है पूरा, एक पूरी साइंस है जिसको कहते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन। तो PRP रीजनरेटिव मेडिसिन का एक इलाज है जी। और ये प्लेटलेट्स इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर। जैसे डेंगू में जब आपको प्लेटलेट्स कम हो जाते थे तो प्लेटलेट लगते थे, तो ये वही चीज है। आप ब्लड लेते हैं पेशेंट का अपना, उसका खून, और उसके अंदर से प्लेटलेट्स को निकाल लेते हैं। ठीक है। प्लेटलेट्स को निकाल के उनको कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, बाकी ब्लड को वेस्ट कर देते हैं। ठीक है। और वो प्लेटलेट्स जिस जगह पे आपको रीजनरेशन चाहिए, टिश्यू डैमेज हो गया है या टिश्यू वियर टेयर कर गया है या एजिंग की वजह से टिश्यू कमजोर हो गया है, तो आप वहां पे जब प्लेटलेट्स डालेंगे तो बॉडी रिपेयर करती है। रिपेयर होती है, बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे कितना कामयाब है, किस हद तक बाल? देखें, PRP में सबसे इम्पोर्टेंट आपके तवज्जो से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जिस तरह कोई भी दवाई और कोई भी इलाज, उसकी इंडिकेशन होती है कि कब कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है, बिल्कुल सही, किस डोज में करनी है, किस वक्त करनी है, इसी तरह कब बाईपास कराना है, कब स्टंट डलवाना है, बिल्कुल ऐसे। इसको कहते हैं इंडिकेशन मेडिकल उसमें, कि अगर स्टंट इंडिकेटेड है, आप बाईपास कर देंगे तो काम खराब हो जाएगा। अगर बाईपास होना चाहिए और स्टंट डाल देंगे तब भी काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह PRP की इंडिकेशंस हैं। ठीक है। अगर इंडिकेशंस नहीं है और आप PRP करेंगे तो आप अपने पेशेंट के पैसे भी जाया करेंगे, आप एथिक्स को भी वायलेट करेंगे, अपनी मेडिकल एथिक्स को। सही है। ठीक है, PRP फर्स्ट लाइन थेरेपी नहीं है। बालों के इलाज में फर्स्ट लाइन थेरेपी कहते हैं कि आपको दर्द हुई या बुखार चढ़ा तो हमारी फर्स्ट लाइन थेरेपी जनरली पेनाडोल है। लेकिन अब देख रहे हैं कि पेट खराब होने की वजह से बुखार चढ़ा या गला खराब, फिर आपने उसके मुताबिक एंटीबायोटिक लेनी है या फ्लैजेल लेनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो इसी तरह बाल गिरने में डायरेक्ट जो आजकल एक न्यूसेंस हो रही है और क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो रही है और एथिक्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो ये है कि बाल गिर रहे हैं और लेडीज को डायरेक्ट PRP, आप उनकी इन्वेस्टिगेशंस नहीं कर रहे, आप आयरन चेक नहीं कर रहे। हमारे पास फीमेल्स आती हैं 10-10 PRP करा के, 5-5, 10-10 हज़ार रुपए का एक PRP होता है और डॉक्टर ने उनका आयरन चेक नहीं किया जी। और हमने आयरन चेक किया, उनका आयरन कम था। सिंपल 5,000 रुपए की एक दफा वो ड्रिप लगती है, 6 महीने में बाल वापस आ जाते हैं। बाल वापस आ जाते हैं। अच्छा, यानी कि ये भी एक तरीका है पैसे बनाने का। लेकिन वो जो डॉक्टर्स हैं वो अपने पैसे बना रहे हैं और वो चीजें कर रहे हैं, इसलिए वो कहा जाता है कि अच्छे इदारे में हमारी अच्छे डॉक्टर, हमारी ही फील्ड के लोग हैं, लेकिन फील्ड है, लेकिन वो जाहिर बात है फिर उसमें फर्क तो आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह FUE या FUT, ये क्या चीजें हैं और इस तरह देखिए, जो मॉडर्न हेयर ट्रांसप्लांट है जिसके अंदर हम यहाँ से जड़ें निकाल के आगे लगाते हैं जहाँ खाली हो गया है, उसकी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो FUT और FUE 2 डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिसमें सिर्फ फर्क ये है कि जो पीछे से जहां से बालों की जड़ें निकालनी है वो फर्क है, आगे सेम प्रोसीजर है। ठीक है। तो FUT में लंबी स्ट्रिप टिश्यू लेते हैं और FUE में ड्रिल करके जड़ों को एक एक करके निकालते हैं। आप इस तरह समझ लें कि आपने एक जगह से घास को दूसरे ग्राउंड में लेके जाना है जहां घास नहीं है, तो आप पूरा कारपेट की तरह लंबी लंबी स्ट्रिप्स ले जाएं या आप एक एक गुच्छे को निकाल के वहां जाके गुच्छे लगा दें। सही। तो ये फर्क है FUT FUE में। अच्छा, उसमें ये फर्क आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इस जगह पे बाल कम है तो उनके लिए आप ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, फिर किसी तरीके भी नहीं हो सकता? नहीं। अभी सुना कि एक बाल लगाएं और 4 निकलते हैं। नहीं, बिल्कुल, अभी 10 साल लगेंगे। अच्छा, इसको सेल क्लोनिंग कहते हैं जी। सेल क्लोनिंग या सेल कल्चर, ये अभी एक्सपेरिमेंटल फेज के अंदर है और अभी इसको मार्केट में आने तक 5 साल का तो ह्यूमन ट्रायल होता है FDA अप्रूवल के लिए, तो अभी एटलीस्ट 10 ईयर्स। अच्छा, ये अभी समझ लें कि हवा में बातें हैं और इस पे कोई असर नहीं है, या फिर वो एक होता है कि अपने कस्टमर बनाने के लिए आप कह देते हैं और बाद में उस पे तरीकाकार। वो आप जो बात कर रहे हो वो मिस गाइडेंस है, जो आप मिस गाइडेंस है। मिस गाइडेंस ये है कि आपकी जो यहाँ पे कुदरत ने आपको बाल जड़ें दी हैं ना, वो 4 तरह की जड़ें हैं। सही है। कुछ जड़ों में से 1 बाल निकलता है, कुछ जड़ों में से 2 बाल निकलते हैं, कुछ जड़ों में से 3 और कुछ में से 4, एक ही जड़ में से। ठीक है। तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जो क्वैक्स हैं, हर चीज में क्वैक्स हैं, ऐसा ही है। ठीक है, हमारे भी हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत क्वैकरी है। तो वो क्वैक्स क्या करते हैं, अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए वो क्या करते हैं कि वो जो नेचुरल जड़ है 4 वाली, उसको एक एक को बाल को अलग काट देते हैं, जो कि एक्चुअली उसका जो आसान समझने के लिए वो इतना बड़ा जुर्म है कि आप किडनी को निकालें और काट के 4 किडनियां बना दें। 4 बना चलेंगी? नहीं चलेंगी, कभी भी नहीं चलेंगी, जाहिर बात है, उससे क्योंकि ऑर्गन है पूरा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो तकरीबन आप अगर देखें मार्केट में मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं,
क्या वो वाकई आपकी तरह बाहर से पढ़ के आए हैं, स्पेशल टेक्नोलॉजी पे काम किया है, या तजर्बे पे टेक्नीशियंस थे, आपके पास काम किया, थोड़ा सीख लिया और कहीं और काम नहीं, कर मैं लिया? आपको इसका एक्चुअल प्रॉब्लम बताता हूँ इस वक्त कि क्वैकरी, हमारी फील्ड में जो क्वैकरी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी। और एक टर्म है जो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो है, एक तो क्वैक होता है। ठीक है। क्वैक को आप इस तरह समझ लें कि आपका एक बड़ा जानवर है जो मोहल्लिक जानवर है, सही। कुत्ता है, भेड़िया है, नजर आता है, आप अपने आप को बचा लेते हैं, पागल कुत्ता नजर आ गया, भेड़िया नजर आ गया, शेर, कुछ, आप भाग जाते हैं जी। और एक है वायरस जो नजर नहीं आती, कोरोना जिस तरह था, बिल्कुल तो आप ऐसा अपने आप को बचा नहीं सकते, शायद आपको कोरोना हो, मैं आपसे हाथ मिलाऊं मुझे कोरोना हो जाए, ऐसा ही है। ठीक है। तो इसी तरह इस फील्ड में क्वैक तो पता चल जाता है कि एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, पीएमडीएससी से रजिस्टर्ड नहीं होगा, आप मांगेंगे दे नहीं सकेगा, ऐसा ही है। लेकिन जो सबसे सीरियस डैमेज है वो है क्वालिफाइड क्वैक। अच्छा। क्वालिफाइड क्वैक कौन है? क्वालिफाइड क्वैक वो है कि साइंस और मेडिसिन इतनी तरक्की कर गई है कि अब सब स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटीज बन गई हैं। ठीक है। आप एक चीज के डॉक्टर हैं, आप सारी चीजों के डॉक्टर नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो इसी तरह हेयर ट्रांसप्लांट सुपर स्पेशलिटी है। सही। और किसी भी स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रेनिंग के अंदर ये इन्वॉल्व अवेलेबल नहीं है ट्रेनिंग। जी। प्लास्टिक सर्जरी में इसकी ट्रेनिंग नहीं है, इसकी चैप्टर भी नहीं है, नॉलेज थ्योरी भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है, डर्मेटोलॉजी में नहीं है, जनरल सर्जरी में नहीं है। सही है। ये आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अच्छा। तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से कराना चाहिए, और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन कोई भी डॉक्टर हो सकता है जिसने हेयर ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग की है, सही। और हेयर ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग करने के बाद उसने कोई एग्जाम दिया है, और इस वक्त दुनिया में एक ही एग्जाम है जो है अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी। सही है। तो अगर आपने इस तरह की प्रॉब्लम से बचना है या फ्रॉड से बचना है या अपनी बालों, अपनी लुक्स को बचाना है, तो हेयर ट्रांसप्लांट हमेशा ऐसे डॉक्टर से कराएं जो अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हो, और उसका बड़ा आसान काम है, एक वेबसाइट है abhrs.com, उसके ऊपर जितनी दुनिया में डॉक्टरों ने अमेरिकन बोर्ड का एग्जाम दे के पास किया, उनके नाम और तस्वीर और कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, वो सब पब्लिश्ड है। सब पब्लिश्ड है उसमें, यानी कि वो उससे एक ऑथेंटिसिटी का पता चल सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे सबसे पहले ना, ये जैसे यहाँ से आपने कहा कि बाल लें और वो लग जाते हैं, इसके अलावा जिस्म के बाकी कौन कौन से हिस्से हैं जहाँ से हम बाल लेके लगा सकते हैं? जिस्म कुछ के ऐसा है? किसी भी हिस्से से बाल लिए जा सकते हैं, लेकिन बाल लेने से पहले ये देखना है कि आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट पेशेंट को पड़ेगी, तो क्या वो वर्थ इट है? बालों की क्वालिटी, अच्छा, कि इतने मोटे और इतने लंबे वो हैं कि वो कोई कॉस्मेटिक इंपैक्ट देंगे। ठीक है। ठीक है। उसमें कुछ लोगों के चेस्ट पे बहुत थिक बाल होते हैं, ऐसा ही है। तो सबके नहीं, 20-30% लोग ऐसे होते हैं कि काफी थिक बाल होते हैं, वो लिए जा सकते हैं। सही। लेकिन पतले बाल, बारीक बाल लेने का कोई फायदा नहीं, वो पेशेंट को उनकी ग्रोथ भी नहीं होगी। ग्रोथ भी नहीं होगी। बियर्ड एक ऐसी चीज है, या अंडर चिन, बिल्कुल, जो यहाँ कि से अच्छे थिक बाल, ज्यादातर लोगों में बियर्ड थिक होती है, तो ये बाल लिए जा सकते हैं और लेते हैं हम। अच्छा। और डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि वो कौन से ऐसे लोग होंगे, मैं तो उनको बदकिस्मत कहूँगा, कि जो बाल लगवा ही नहीं सकते किसी बीमारी की वजह से, क्योंकि हेयर लुक जो है, हेयर के साथ आपकी लुक ऑलमोस्ट 80% तो मैं मानता हूँ। गंजेपन की टाइप है जिसको हम कहते हैं बालचड़ या एलोपेशिया एरेटा, जिसमें वो गोल गोल पैचेस बन जाते हैं और अल्टीमेटली वो फैलते 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 पूरी बॉडी से बाल खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। उनका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। उनका कोई इलाज होता है या वो भी नहीं? उसकी अब दवाइयां आ गई हैं। ठीक है। हाँ, अब मेडिसिन हैं, वो उससे वो बाल निकल आते हैं, बाल निकल आते और वो पाकिस्तान में भी मेडिसिन अवेलेबल हो गई है, अवेलेबल है आप, और उनमें से आप बता सकते हैं, या वो सिर्फ डॉक्टर बताएगा? तो नहीं, वो मेडिसिन प्रॉपर टेस्टिंग करने, कुछ टेस्ट होते हैं, फिर वो मेडिसिन खाते हुए मॉनिटरिंग होती है, तो वो इस तरह बताना सही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आते हैं वो गूगल, चैट जीपीटी, ग्रोक, और उससे वो मेडिसिन इस तरह की नहीं है। लेकिन 2-3 मेडिसिन और आई हैं जो जेनेटिक बॉल्डनेस मर्दों में है, उसके लिए वो ओवर द काउंटर हैं और वो सेफ है। उसमें ओरल मोनोक्सिडिल की टेबलेट है। ठीक है। तो जिसके खानदान में बालों का गिरने का मसला है और उसके बाल गिरने शुरू हो गए हैं, तो उसको वो ओरल मोनोक्सिडिल 1 गोली दिन में खानी शुरू कर देनी चाहिए। सही है। उससे उसके बाल रुक जाएंगे, स्लो हो जाएगा। यानी कि अगर वो 1 साल में, उसके 2 साल में गंजा हो रहा है, तो 10 साल तक खिंच जाएगा। बिल्कुल सही है। और वो कौन से ऐसे मरीज हैं, लाइक शुगर, हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट, इस तरह के मरीज के आप क्या टेस्ट लेते हैं? जी। जैसे शुगर है, इस वक्त बहुत ज्यादा बीमारी फैली हुई है। इसमें ट्रांसप्लांट में 2 कंडीशंस के पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका ट्रांसप्लांट हो तो सकता है, लेकिन उससे पहले
का मेडिकल चेकअप और उनकी सेहत को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। एक डायबिटीज कंट्रोल्ड होनी चाहिए, शुगर कंट्रोल्ड होनी चाहिए। डायबिटीज होने से कोई मसला नहीं, आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, लेकिन जिस तरह वो HbA1c 3 महीने की शुगर कंट्रोल का टेस्ट होता है, वो 6 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 6 से नीचे हो तो लगा 6 से नीचे हो तो हो जाएगा, और अगर 6 से ऊपर गया हुआ है तो आप 1-2 महीने मेहनत करके उसको 6 से नीचे ले आएं और ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। वो ऑलमोस्ट आ जाता है। हाँ जी, लोग बिल्कुल आ अगर थोड़ा जाता है। सा और एहतियात इसी तरह करें। स्मोकर्स, क्रॉनिक स्मोकर्स जो हाफ पैकेट 10 सिगरेट्स दिन की पीते हैं और उनको 2-3 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो उनको ट्रांसप्लांट कराने से पहले वो सिगरेट स्मोकिंग की फ्रीक्वेंसी कम करनी चाहिए, और ट्रांसप्लांट कराने के बाद 1 महीने तक तो बिल्कुल सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। अच्छा, तो फिर हो सकता उससे क्या कोई इन्फेक्शन हो सकता है या उससे बाल नहीं निकलते? ब्लड, दोनों चीजें, डायबिटीज और स्मोकर दोनों में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, खून कम पहुंचता है। जिस तरह आपने देखा होगा, एक एक्टर था साजिद हसन, बिल्कुल, उसका साजिद हसन पे मैंने बात करनी थी, उनके वो उसका ट्रांसप्लांट खराब हो गया था, वो किसी प्रॉपर्ली ट्रेन डॉक्टर के पास शायद नहीं गया, कोई जानने लगे, वो बहुत केस भी चला था, केस भी चला था, भी बहुत वायरल। तो वो डायबिटिक भी है और है। वो क्रॉनिक स्मोकर है, दो डबियां शायद वो दिन की पीता है। सही। तो जिस डॉक्टर ने किया, उसने ना स्मोकिंग बंद कराई ना डायबिटीज कंट्रोल की। सही। तो अल्टीमेटली यहाँ ब्लड सप्लाई थी नहीं उतनी, बिल्कुल सही। तो वो पूरी स्किन, उसको हम कहते हैं नेक्रोसिस, यानी कि स्किन गल गई, इन्फेक्शन नहीं हुई थी वो। सही। वो खून ना पहुंचने की वजह से, जिस तरह हार्ट अटैक हो जाता है और हार्ट का मसल डैमेज हो जाता है, वो उस तरह से वो नेक्रोसिस हुआ था। बिल्कुल सही है। और डॉक्टर साहब, हेयर ट्रांसप्लांट का सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा होता है मंथ वाइज? लाइक आजकल तो गर्मी आ गई है। हेयर ट्रांसप्लांट बड़ी सिंपल सर्जरी है, सुन करके होती है, टीवी देखते हुए, मूवी देखते हुए, लैपटॉप पे काम करते हुए होती है, और इसमें आप पूरे 12 महीनों में जब मर्जी करा सकते हैं, क्योंकि ये सुबह शुरू, लंबी सर्जरी है, 7-8 घंटे लगते हैं, सुबह 10-11 बजे शुरू होगी तो शाम 6-7 बजे खत्म होगी। तो इसकी जो हीलिंग है, जब शाम तक आपकी सर्जरी खत्म होती है, घर पहुंचने तक जख्म ड्राई हो जाते हैं। अच्छा, ये घर तक ड्राई हो जाएंगे, और वो दर्द अगले दिन सुबह को हम शैम्पू कर देते हैं। अच्छा, ये हमने सुना कि दर्द भी हो रहा होता है, और ये सारी स्वेलिंग हो जाती है। अब स्वेलिंग भी नहीं होती, पिछले 5-10 साल से अब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, और पेन मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है। किसी को दर्द ना ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट ना पोस्ट ट्रांसप्लांट ऐसा दर्द नहीं होता बिल्कुल भी कि तंग हो आप। क्योंकि ये सुनने में आया था कि 1 हफ्ता आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, 2 दिन में स्वेलिंग खत्म होती है। ये शायद पहले होता अब नहीं, पहले होता था। हाँ, 10 साल पहले था। 10 साल पहले था। और डॉक्टर साहब, ये जो मुख्तलिफ वाइटामिन दिए जाते हैं, मुख्तलिफ क्वैक्स की तरफ से ही दिए जाते हैं ज़्यादातर, और ये मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हुए हैं, जी ये खा लें और इससे आपको फ़ायदा होगा। ज़ाहिर बात है वो डेली बेसिस अपनी फ़ी तो लेते हैं, तो उससे कितना फ़ायदा होता है लोगों को? देखें, जितना अभी हमने इस पे बात कर ली है कि कुछ वाइटामिन या कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं कि वो आजकल जो ज़माने के लिहाज से वो अब आपकी नेसेसिटी बन गई हैं। जो खुराक आप नाश्ता, लंच, डिनर कर रहे हैं, जितना भी आप बैलेंस्ड कर रहे हो, जितना भी हाई क्वालिटी फूड खा रहे हो, वो सफिशिएंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है। तो विटामिन डी, विटामिन B12, मल्टीविटामिन, जिंक, ये चीजें लेनी आपको चाहिए, ये लेनी चाहिए। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, ये जो हेयर ट्रांसप्लांट ये आपने कर दिया है, उसके बाद बाल आने में कितना टाइम लगता है? हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो पहले 3 महीने होते हैं, उसमें जो जड़ें लगाते हैं, उन जड़ों में जो बाल होते हैं ना, वो गिर जाते हैं, और वो 2-3 महीने तक गिरते रहते हैं। ठीक है। और 3 महीने बाद जाके बिल्कुल गिर जाएंगे। अच्छा। हाँ, यानी कि लगेगा ट्रांसप्लांट हुए नहीं। ठीक है। चौथे बात है, परेशान परेशान हो जाते हैं लोग। चौथे महीने से बाल निकलने शुरू होंगे और 1/2 इंच पर मंथ बढ़ेंगे, और मैच्योर रिजल्ट पूरा 6 महीने से साल में आएगा। 6 महीने से हाँ, साल में जो ट्रांसप्लांट कराते वक्त लोग ये जरूर इस माइंड में रखना है कि शादी है तो शादी से महीना पहले करा लूंगा। नहीं, शादी से 1 साल पहले कराना पड़ेगा। शादी से 1 साल पहले कराएंगे तो शादी पे लुक अच्छी आएगी, अदरवाइज फिर वो गंजपन रहेगा, बल्कि ज्यादा होगा। अच्छा, वो ज्यादा हो जाएगा, आप गिर जाएंगे सारे। हाँ। तो उससे ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें जो आप बाहर से ये बैक साइड से लेते हैं, ये भी गिर जाते हैं, टोटल गंजा हो जाता है? नहीं, सिर्फ वहां पे जो ट्रांसप्लांट यहाँ पे करते हैं ये तो रहते हैं। अच्छा, और हमारे नाजरीन के लिए उसकी वजह बता दें, क्योंकि कुछ लोग वाकई परेशान होते हैं। इसको कहते हैं शॉक लॉस। ठीक है। शॉक लॉस बहुत वजह से होता है, जिस तरह प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स में शॉक लॉस हो जाता है। अगर आप लाइफ की किसी डिफिकल्ट स्टेज से गुजर रहे हो, या आपके पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो, तो शॉक लॉस, बाल गिरते हैं टेम्परेरीली। तो इसको साइंटिफिक टर्म्स में, मेडिकल टर्म्स में टेलोजन एफ्लुएम कहते हैं, और आम टर्मिनोलॉजी में शॉक लॉस कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो आपकी रूटीन को डिस्टर्ब कर दे, उसकी वजह से बाल गिरते हैं। और डॉक्टर साहब, ये तो एक चले थोड़ा सा होगा, तकलीफ दे मरला तो होगा जब वो आप सुइयां लगा रहे होते हैं प्रॉपर सर पे और वो चीज़ें करते हैं। वो जैसा आपने बताया कि ये सुन करके किया जाता, पता नहीं चलता। फिल्म देखें, मोबाइल यूज़ करें,
कुछ लोगों का ये सवाल था कि क्या हम जब आप 8 घंटे उसके दौरान में ब्रेक भी तो लेते होंगे, 8 जी घंटे ब्रेक्स होती हैं बिल्कुल, एक लंच ब्रेक होती है, टी ब्रेक होती है, कॉफी ब्रेक होती है, बड़ा इजी सर्जरी होती है। तो उस दौरान में आप सिगरेट तो नहीं पीने देते होंगे? सिगरेट नहीं पीने देते, सिगरेट बिल्कुल नहीं पीने देते, वो सख्ती से मना। बहुत सख्ती से। और डॉक्टर साहब इसके अलावा कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिसको हम यूज करते हैं और उनके बालों पे नुकसान होता है? ड्रग्स से ज्यादा जो कॉस्मेटिक्स है ना, ठीक है, ब्लीचिंग, परमिंग, स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत हार्मफुल हैं। अच्छा, बहुत हार्मफुल हैं। केमिकल प्रोसेसिंग आप जिसको कह लें, हेयर की केमिकल बिल्कुल सही है, उससे ये नुकसान ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। अदरवाइज इतना नहीं होता। बहुत ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो है वो विग लगा लेते हैं या हेयर यूनिट कहा जाता है, आपके यहाँ भी शायद जी, ये किया करते हैं हम जाता है, तो ये बेसिकली क्या प्रोसीजर क्या होता है इससे? ये बेसिकली एक तो मैं ये क्लियर करूं कि जो ये टेक्नोलॉजी है ये भी बहुत एडवांस्ड है, और ये हेयर पीस या हेयर पैच या हेयर विग की तरह नहीं है जी। ये इसको कहते हैं नॉन सर्जिकल हेयर सिस्टम, ठीक है, और ये बहुत एडवांस्ड है, बहुत नेचुरल लगती है। आपने अगर देखा हो जो एक्टर हैं फैसल कुरैशी 98 से उन्होंने हेयर सिस्टम करवाया हुआ है हमसे, 98 से 30 साल होने वाले, पता नहीं चलता, 30 साल होने वाले हैं, उनका पूरा कैरियर इसी से बना है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, क्योंकि हुस्न ही उससे आया, और फिर और इसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने पहले बात की कि इंडिकेशन अगर किसी चीज की नहीं है तो फिर आपको उसका ना रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरह जाहिद अहमद बड़े मशहूर एक्टर हैं, ड्रामा एक्टर, उन्होंने 2 FUE सेशन कराए किसी और क्लिनिक से, हमसे नहीं, आपसे नहीं करा, लेकिन वो क्योंकि डिसीजन सही नहीं हुआ, इंडिकेशन ट्रांसप्लांट की नहीं थी, तो उन्हें 2 सेशन कराने के बाद भी उन्होंने हेयर सिस्टम करवाया हमसे। अच्छा, अब जाहिद अहमद की जितनी मूवीज नहीं आई हैं वो हेयर सिस्टम के साथ हैं। यानी कि ये पाकिस्तानी मीडिया, क्रिकेट, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट में जितने मरीज हैं वो आपसे ही शिफायाब हुए हैं, इसमें ये कहा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो विग लग जाती है उसके अब सर पे पसीना भी आता है, मुख्तलिफ मौसमों में थोड़ा भाग लें, वो तो आएगा लाजमी बात नहीं, है। वही मैं बता उसकी रहा हूं। सफाई कैसे? एक तो ये है कि वही मैं आपको क्लियर किया कि ये हेयर पैच या विग नहीं है, सही, ये परमिएबल ब्रीदेबल स्किन है, जिस तरह कॉन्टेक्ट लेंस है, उसके अंदर से एयर, वाटर, पेस्पिरेशन सब कुछ निकलता है। आप तेल भी लगा सकते हैं बालों में। अच्छा, हाँ, नहीं वो जिल्द के अंदर आप लगाते हैं? जिल्द के ऊपर एक होती है बिल्कुल आप कह लें आर्टिफिशियल स्किन, जिसके अंदर मुसाम होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है, आप पानी डालेंगे तो पानी नीचे वो हमारे जिल्द तक पहुंचे, बिल्कुल। अच्छा, ये अब एडवांस टेक्नोलॉजी कब से? बहुत एडवांस, ये अब तो पाकिस्तान में इसको 15-20 साल हो गए, क्योंकि अब तो वो लोग अक्सर विग लगवाना भी चाहते हैं ना, तो खास तौर पे हमारे दीनी हलकों में ये कहा जाता है कि पानी नहीं जाता। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। विग एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। विग एक तो नेचुरल नहीं लगती, ठीक है, विग तो वो पता चल जाता है विग, और विग के अंदर स्टाइल चेंज नहीं हो सकता। इसमें आप अपने बालों की तरह डेली कोई भी स्टाइल बना सकते हैं। आप फैसल कुरैशी को देखें ना, उसने कितने ड्रामों में बिल्कुल शॉर्ट हेयर कट रखा, कितने ड्रामों में लंबे बाल रखे, तो इसके अंदर वो सब कुछ हो सकता है। अच्छा, तो वो बाल, लेकिन वो ग्रो नहीं करते, बाल ग्रो नहीं करते, उसमें आप स्टाइल्स बना सकते हैं, यानी कि स्टाइल की दुनिया में आप ले आते हैं, बाकी वो ग्रो नहीं करते, तो उनकी किस्मत है। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया है हेयर यूनिट जो आप लगा रहे हैं, इसमें कौन से बाल, इंसानी बाल लगे होते हैं या वही जो प्रोसेस्ड ह्यूमन हेयर भी होते हैं और इसमें सिंथेटिक हेयर भी होते हैं? अच्छा, उसको जरा एक्सप्लेन कर देंगे हमारे नाजरीन के लिए। मतलब ये बेसिकली इसमें चॉइस होती है कि आप प्रोसेस्ड ह्यूमन हेयर से भी हेयर सिस्टम बन जाता है, और अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि बिल्कुल ह्यूमन हेयर की तरह के सिंथेटिक हेयर भी हैं अवेलेबल, सही है, और वो उससे भी पूरा हेयर सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपके बालों के कलर, टेक्सचर, मोटाई से मैच करके आपका इंपोर्ट होता है, बाहर से इंपोर्ट होता है, और वो ही लगेगा। तो हमारे पाकिस्तान में भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई है अभी तक कि हम इधर बना सकें इस तरह की चीजें? या पाकिस्तान में अभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इसमें। चलें, ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, और ये बड़ा पर्सनल सवाल है, ये आप जवाब देना चाहें तो बिल्कुल ज़रूर दीजिएगा, नहीं देना चाहते तो कोई मसला नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट करते खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, जो आम बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। अब कुछ लोगों का दिल करता है मैं लगवा लूँ, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए आपके कोई ऐसे पैकेजेस हैं, या जो ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए कोई खास पैकेज आपका? जी बिल्कुल, कि आप उनको सपोर्ट हमारे पास स्टूडेंट्स के पैकेजेस होते हैं, हमारे पास ऐसे लोगों के लिए पैकेज होता है जो अफोर्ड ना करते हो, तो हम उसको कहते हैं टेस्टिमोनियल पैकेज। जी ठीक, हम उनके इंटरव्यूज ले लेते हैं और हम उनका केस बना लेते हैं, रिसर्च के लिए यूज कर लेते हैं, तो उनकी कॉन्सेंट ले लेते हैं, तो हम उनको फिर बिल्कुल सब्सिडाइज कर देते हैं, यानी कि अपने पास से। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शंस हैं। तो ऑलमोस्ट आप उनसे 50% से भी ज्यादा, 50% से ज्यादा 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट हो जाती है।
जी डॉक्टर साहब, आप मुख्तलिफ स्टूडेंट्स और मुख्तलिफ लोगों के लिए तो ये उनको फेवर्स दे रहे हैं, उनको 50% आलमोस्ट डिस्काउंट करते हैं। चलें, ये मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो देखने वाले को आप क्या डिस्काउंट देंगे? आपकी वीडियो को देखने वाले को एक तो ये कर देंगे कि उनकी कंसल्टेशन पूरी फैमिली की फ्री। अच्छा, जिस चीज को बालों का मसला है, फ्री कंसल्टेशन। वो फ्री होगा सर? हाँ, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर प्रिस्क्रिप्शन है, नुस्खा चाहिए, सब कुछ फ्री होगा जी बिल्कुल। और हम जो ट्रांसप्लांट कराएगा 55% डिस्काउंट उनको करेंगे और पीआरपी उसके साथ फ्री कर देंगे। पीआरपी फ्री कर देंगे। जी नाजरीन, आप अभी डॉक्टर मोहम्मद नासिर रशीद साहब को देख रहे थे। हेयर क्लब पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़े एक्टर्स, हीरोज और स्पोर्ट्समैन, ये सब डॉक्टर साहब के पास ऑलमोस्ट इलाज हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास अच्छी टेक्नोलॉजी, बाहर से पढ़ के आए हैं और आज के दौर में नहीं पढ़ के आए। डॉक्टर साहब बहुत पुराना ये इस सिलसिले को स्टार्ट किया है। तो 1997 से डॉक्टर साहब ये काम कर रहे हैं और आज 2026 है। तो नाजरीन, सेकेंडली डॉक्टर साहब ने वो तमाम बीमारियों का हल भी बताया, आपको अपने टेस्ट खुद करवाने का भी तरीकाकार बता दिया जो आजकल नई लोग बताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक आपसे फी चार्ज करनी होती है और मिनिमम 3, 4, 5 हज़ार और मुख्तलिफ लोकेशंस और जगह के हिसाब से वो फीस ली जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब ने आपको ये भी गाइड कर दिया आप किस तरह अपने बालों की हिफाजत करें, कौन से विटामिन हैं जो आप खाएंगे, कौन से टेस्ट हैं वो ज़रूरी हैं आपके लिए, और कौन से लोग हैं जिनके बाल लगने हैं या जिनके नहीं लगने। तो नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे चैनल की तरफ से, नियो टीवी की तरफ से, नियो न्यूज़ की तरफ से आप डॉक्टर साहब से अगर मुलाकात करते हैं, उनको हवाला दें। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह आपको कंसल्टेंसी भी फ्री कर देंगे और आपको पीआरपी के साथ डिस्काउंट भी देंगे 55%। तो मेरा ख्याल है कि आप जिनको बाल लगवाने हैं और जिनको ये महंगा प्रोसीजर लग रहा है वो एक दफ़ा ज़रूर जाएँ। और मेरा कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है हेयर क्लब से, अगर आप समझे कि मैं कोई मशहूरी कर रहा हूँ लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ पे हमारे मीडिया पर्सन्स, हमारे दोस्त डॉक्टर साहब के पास गए हैं, वो शफायाब हुए हैं, उनके बाल बने हैं। तो मैं ज़रूर आपको अच्छी जगह बताऊँगा। आप मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, लेकिन आप एक दफ़ा हेयर क्लब का विजिट ज़रूर करें। बाकी आपने अपना ट्रांसप्लांट करवाने या नहीं करवाने वो बात की बात है। चूंकि आपको डॉक्टर साहब ने मुकम्मल तफसीलात बता दी हैं और मेरा ख्याल है कि आप भी अपने लिए कोई फ़ायदेमंद साबित होंगे और इस वीडियो को भी अपने लिए फ़ायदेमंद साबित करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।